नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 मई 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इशू डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस से संबंधित है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सोशल सिक्योरिटी नेट में जिन्हें सरकार को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे वर्क प्लेसेस से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। आप उन स्टेप्स को डिस्कस कीजिए जिन्हें गवर्नमेंट ने लिया है हमारे देश में इंडिजिनाइजेशन डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। मतलब डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनको आपको डिस्कस करना है। दूसरे पार्ट में आपको कुछ सजेशंस देने हैं कि कैसे हम डोमेस्टिक डिफेंस एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। देखो 2018 से पहले इंडिया लगातार 10 सालों तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था। मतलब वर्ल्ड में टोटल जितने आर्म्स का इंपोर्ट होता था 12% आर्म्स का इंपोर्ट तो अकेले इंडिया के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2018 में और 2019 में सऊदी अरेबिया ने हमें रिप्लेस कर दिया। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे द्वारा वर्ल्ड में टोटल जितने आर्म्स का इंपोर्ट होता है 9% इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये देखो प्राउड की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि हम जिन हथियारों का यूज़ करते हैं उसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि इंडिया खुद से ही हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करे, दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करे। एक तो देखो जब हम दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते हैं हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूसरा हम वल्नरेबल भी तो हैं। यूएसए से हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे भैया कल को यूएसए मना कर दे, कल को यूएसए की चाइना के साथ दोस्ती हो जाए, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, यूएसए तो बोल देगा हमें हम आपको हथियार नहीं देंगे, तो इंडिया कहाँ जाएगा। तो किसी भी देश के ऊपर हथियारों के लिए डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। ये इशू देखो और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया कोविड-19 की महामारी के कारण, क्योंकि इस महामारी की वजह से हम कई सारे देशों से एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप एपीआईज़ का एग्जांपल लीजिए। क्या मतलब होता है एपीआईज़ का? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इनका इस्तेमाल होता है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में। हम 90% जो एपीआईज़ हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन महामारी की वजह से एपीआईज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाईज डिसरप्ट हुई। इस वजह से हमारे देश में काफ़ी सारे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी डिसरप्ट हुई। तो एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये वॉइस रेज की है कि भैया आप डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड मत कीजिए। तो सरकार ने अभी काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स अनाउंस किए, उन रिफॉर्म्स में कुछ रिफॉर्म्स डिफेंस से संबंधित भी थे। अब हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं। इनमें देखो काफ़ी स्टेप्स पुराने हैं और कुछ स्टेप्स हाल ही में सरकार ने जो रिफॉर्म्स अनाउंस किए उनसे संबंधित हैं। सबको एक जगह पर लाके इकट्ठा डिस्कस करते हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि गवर्नमेंट में अभी तक कौन से स्टेप्स लिए हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंडिजिनाइजेशन से संबंधित, तो आप ये सारे स्टेप्स लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स 2020 को अनाउंस किया गया और अब इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इन नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में फोकस इस बात पर है कि हमारे देश में डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट हो और डिफेंस इक्विपमेंट्स को जल्दी से प्रोक्योर किया जा सके बिना ज़्यादा समय गंवाए। दूसरा पॉइंट, सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की है और एक मेन जो काम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को वो ये है कि आप इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को प्रमोट कीजिए। यानी हमारी मिलिट्री जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है
उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। तीसरा पॉइंट, सरकार ने कहा है हम वेपन सिस्टम की एक लिस्ट को नोटिफाई करेंगे और ये कंपलसरी कर देंगे कि लिस्ट में जो वेपन सिस्टम शामिल हैं उनको खरीदा जा सकता है सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर से, बाहर की कंपनी से उनको नहीं खरीदा जा सकता। और धीरे धीरे इस लिस्ट को एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब और ज़्यादा वेपन सिस्टम्स को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए एक अलग से बजट प्रोविजन किया जाएगा। इससे देखो जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे देश में, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वो देखेंगे अरे सरकार ने तो ये बोला है हम 1 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया से ही परचेज करेंगे, तो क्यों ना हम इस मामले में और ज़्यादा रिसर्च करें और सरकार से टेंडर हासिल करें। अक्सर देखो होता ये है, हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो फॉरेन डिफेंस कंपनीज के लिए काम करती हैं और फॉरेन की जो डिफेंस कंपनीज हैं हमारी कंपनीज की काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार उनका इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अब ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारी डिफेंस कंपनीज जो सब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती हैं फॉरेन कंपनी से, वो हमारे देश के लिए काम कर सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट को टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है विभिन्न कंपनीज के द्वारा कि इंडिया में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलती रहती है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। लेकिन अब सरकार ने कहा है हम इसे टाइमली कंप्लीट करेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर और ट्रायल प्रोसीजर्स में रिफॉर्म लेके आएंगे और एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये क्या करता है, ये देखो हमारी मिलिट्री के लिए काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे यूनिफॉर्म से लेके बूट्स, ऑक्सिलरीज, पुर्जे, गोला बारूद, वेपन सिस्टम, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। लेकिन काफ़ी समय से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा था कि आप इसे कॉर्पोरेटाइज कर लीजिए, मतलब वर्किंग में सुधार लेके आइए। ये जैसे एक कॉर्पोरेट ग्रुप काम करता है, कंपनी काम करती है, उस प्रकार से ये बोर्ड काम करे, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। सरकार ने अब उस सजेशन को मान लिया है, कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह अब ये बोर्ड काम करेगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा, वर्क कल्चर चेंज होगा, तो ये बोर्ड जो है और बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सकेगा और मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से जो FDI लिमिट है उसको इंक्रीज करके 74% हो गया है। इससे अब और ज़्यादा फॉरेन कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज के साथ मिलके इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर सकेंगी। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे देश में देखो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस की कोई कंपनी है ABC। फ्रांस की ABC कंपनी कोई इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, इसको टेंडर मिला है, ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, ये इस ऑर्डर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगी इंडिया के किसी डिफेंस कंपनी को। तो इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती हैं सब कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन इंडिया के लिए उनका योगदान नहीं है। लेकिन अब इस प्रकार से FDI लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, तो और ज़्यादा जॉइंट वेंचर बनेंगे हमारी कंपनीज के फॉरेन कंपनीज के साथ और हमारे इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। सिग्निफिकेंस क्या है ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं? सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी है। पिछले 5 सालों में सरकार ने 200 के आसपास डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूवल दिया है और इनकी टोटल वैल्यू $4 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। लेकिन ज़्यादातर जो ये प्रपोजल्स हैं अभी अर्ली स्टेज पर हैं, तो आवश्यकता ये है इन प्रपोजल्स को एक बार फिर से री एग्जामिन किया जाए और जहाँ जहाँ पर हम स्वदेशी रिसर्च और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पर हम इन प्रपोजल्स में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी रिसर्च पर फोकस करें। इवन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो भी ट्राई सर्विस के एंगल से ये एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ताकि रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, काफ़ी बार सेम तरह के इक्विपमेंट्स एयरफोर्स के पास होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं होते, बाद में वही इक्विपमेंट्स आर्मी परचेज कर लेती है।
भैया आप इनसे ही ले लेते, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन प्रपोजल्स को एग्जामिन कर सकते हैं। कुछ कंसर्न्स भी हैं, हालांकि एक दो ही कंसर्न्स दिए हैं इस आर्टिकल में। हमारी काफ़ी सारे वेपन सिस्टम या फिर सब सिस्टम ऐसे हैं जो ट्रायल स्टेज को पार कर चुके हैं, ट्रायल्स में क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उनको टफ कंपटीशन मिल रहा है फॉरेन वेपन सिस्टम से। मतलब फॉरेन वेपन सिस्टम थोड़ा उनसे क्वालिटी में ज़्यादा भारी है, इसलिए उनको इंडक्ट नहीं किया जा सका है या फिर किया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा, जैसे आकाश, नाग, लाइट कॉम्बेटेंट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा क्वालिटी आप और इम्प्रूव कीजिए ताकि ये सारे जो वेपन सिस्टम हैं ये फॉरेन कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कर सकें और इन्हें इंडक्ट किया जा सके हमारी मिलिट्री के द्वारा। अब देखो कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं लास्ट में। सबसे पहला सजेशन, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अनाउंस कर दीजिए। मतलब हमारी मिलिट्री आने वाले कुछ सालों में उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कब कब ये आवश्यकताएं हैं, आप ऐसा कोई प्लान अनाउंस करोगे तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं डिफेंस से संबंधित, उनको भी पता लग जाएगा कि आने वाले 5 सालों में हमारी मिलिट्री को इस वेपन सिस्टम की आवश्यकता है, इन राइफल्स की आवश्यकता है, इन पुर्जों की आवश्यकता है। तो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट, अगर देखो सरकार कुछ फॉरेन से इंपोर्ट भी करती है, मतलब कोई वेपन सिस्टम फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, तो ये ध्यान रखे कम से कम, जैसे राइफल फॉरेन से इंपोर्ट की है तो ये ध्यान रखे उसके लिए गोलियां या फिर पुर्जे या फिर मेंटेनेंस वो इंडिया में ही हो। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है, कहीं आप इंडिजनाइजेशन पर फोकस करते करते, मतलब स्वदेशी पर फोकस करते करते यूँ ना हो कि थोड़ी कम क्वालिटी के हथियार इंपोर्ट कर लो, क्योंकि डिफेंस से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का वेपन इंपोर्ट करना है तो आप फॉरेन कंपनी से बेशक करना पड़े, आप अच्छी टेक्नोलॉजी का वेपन इंपोर्ट कीजिए। स्वदेशी के चक्कर में आप थोड़ी कम क्वालिटी के जो वेपन है वो मत इंडक्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर देखो हम ये चाहते हैं कि स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री फले फूले, तो इसके लिए हमें इससे संबंधित रेगुलेशंस में और प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट, डीपीपी 2020 यानी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 हैं, इनमें गाइडलाइंस को शामिल करना चाहिए ताकि इंडियन डिफेंस कंपनीज के बीच और फॉरेन कंपनीज के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, देखो एक बात सरकार को ये याद रखनी चाहिए, अगर सरकार को मान लीजिए कोई वेपन सिस्टम प्रोक्योर करना है, फॉरेन कंपनी उस वेपन सिस्टम को 100 रुपये में देने के लिए तैयार है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर हम उस वेपन सिस्टम की करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे देश की कंपनी है वो उस वेपन सिस्टम को 1 लाख रुपए में इंडिया को दे रही है सरकार को, तो सरकार को लोएस्ट बिड पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार नुकसान उठा के हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनको प्रायोरिटी दे। फिलहाल के लिए सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं, फ्यूचर में बेशक ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन लोएस्ट बिड पे लोएस्ट जो बोली लगाता है उसको सरकार ध्यान में रखे। नेक्स्ट पॉइंट, और देखो जब हम स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें बजाय वैल्यू के या फिर वॉल्यूम के। अब किसी स्वदेशी कंपनी ने बूट्स प्रोड्यूस कर दिए या फिर यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कर दी, ठीक है वो यूनिफॉर्म ज़्यादा रुपयों की थी, अब देश में ही प्रोड्यूस होने लगी, लेकिन असली स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग तब होगी जब एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम हमारे देश में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय वैल्यू या फिर वॉल्यूम के। नेक्स्ट पॉइंट, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए डिफेंस एक्सपोर्ट से भी संबंधित है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है तो डिफेंस एक्टिविटीज़ हमारे देश में ज़्यादा होंगी। लास्ट पॉइंट, अभी देखो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एकमात्र
गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र, डेवलपर, इवेल्युएटर का काम करता है। मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट करना हो, डेवलप करना हो, गवर्नमेंट को इस मामले में एडवाइस देना हो, ये सारे काम डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन डीआरडीओ का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, उसकी टेक्नोलॉजी को भी डीआरडीओ के द्वारा ही इवेल्युएट किया जाएगा, और डीआरडीओ खुद भी उसी से संबंधित वेपन्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो डीआरडीओ तो बोल सकता है कि भैया आपने अच्छा नहीं बनाया। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डीआरडीओ का तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डीआरडीओ उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और डीआरडीओ के ही प्राइवेट मैन्युफैक्चरर की चीज़ों को इवेल्युएट करना है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, देखो मेजर रिफॉर्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मनी, मेथड और माइंडसेट। माइंडसेट जो है सबसे क्रिटिकल है। अभी के जो क्राइसिस हैं उनकी वजह से, या फिर यूं कहें उनकी सहायता से, सरकार में ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया कि रिफॉर्म्स अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए सरकार ने जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है रिफॉर्म्स की, उनको एड्रेस किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में देखो एक स्टोरी बताई जाती है आयशा बेन की। लॉकडाउन के बीच में आयशा बेन, जो कि एक होम बेस्ड गारमेंट वर्कर है, इनको चेस्ट में पेन हुआ। इनके बेटे आसिफ, जो खुद एक टेलर हैं, उन्होंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की और इनको आयशा बेन को रिक्शा में हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि आयशा बेन को एक इंश्योरेंस कवर हासिल था। सेवा एक एनजीओ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो इस सेवा का विमो सेवा इंश्योरेंस कवर हासिल था। इस इंश्योरेंस कवर का लाभ उठा रही हैं आयशा बेन पिछले 15 सालों से। इस वजह से 5,000 रुपये जो खर्चा आया हॉस्पिटल में इलाज का, उसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो गई जब आयशा बेन ने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया। लेकिन देखो बात यहाँ पर सिर्फ एक आयशा बेन की नहीं है। लाखों करोड़ों हमारे देश में ऐसी आयशा बेन हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। हमारे देश में 90% जो लोग हैं वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं, और इन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज्ड हैं वो महिलाएं हैं। एक तो वुमन, दूसरा गरीब, तीसरा इनफॉर्मल वर्कर, चौथा काफ़ी बार सोशली डिसएडवांटेज कास्ट से भी। तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन वर्गों के लोगों को। और जबकि देखो जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी के पहिए चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नेट हासिल नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी नेट में राइटर के अनुसार ये सब चीज़ें आती हैं: हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, इंश्योरेंस, पेंशन, हाउसिंग विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे टूटी वाला पानी, टॉयलेट। अगर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं कहें, एमिनिटीज़ कहिए, ये सब बुनियादी ज़रूरतें इनफॉर्मल वर्कर की पूरी होती हैं, तो मतलब उसको सोशल सिक्योरिटी नेट हासिल है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी नेट में आने वाली इन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। एक एक करके हम इनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर। देखो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स ने भी इसको रेकमेंड किया है। आप एग्जाम्पल लीजिए कोविड-19 की महामारी का। वो स्टेट्स जैसे केरला, गोवा, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, वहाँ पर वो स्टेट्स कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाए हैं। तो ये हमें दिखाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर। देखो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की बात हम काफ़ी बार करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए, अगर सरकार वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहती है, चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना। महिलाएं काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके ऊपर चाइल्ड केयर की भी जिम्मेदारी होती है। अगर क्रैचेज इस्टाब्लिश किए जाएं जहां पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है पूरा दिन, तो महिलाएं ना सिर्फ काम कर सकती हैं बल्कि बड़े जो बच्चे हैं वो आसानी से स्कूल जा सकते हैं, उनको चाइल्ड लेबर में नहीं धकेला जाएगा
और इससे महिलाओं की जो इनकम का लेवल है वो भी बढ़ता है। तो सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे सर्वे से ये साबित भी हो चुका है, जैसे खेड़ा में एक सर्वे का एग्जाम्पल दिया जाता है, टोबैको वर्कर्स को क्रचेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, तो इससे बड़े बच्चों का स्कूल में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। इसी से संबंधित एक सजेशन ये दिया जाता है, ऑलरेडी हमारे देश में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे सेंटर्स हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां पर चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मालन्यूट्रिशन की समस्या को भी इससे एड्रेस किया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जा सकती है। शुरुआती दिनों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो काफ़ी सारे निशाने साधे जा सकते हैं एक ही तीर की सहायता से। आवश्यकता ये है कि इस प्रकार के चाइल्ड केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएं, और अच्छा ये हो कि लोकल महिलाओं को ही वहाँ पे चाइल्ड केयर की जिम्मेदारी दी जाए। इससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा होंगे, और जो लोकल महिलाएं हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती है बच्चों की, उनको एक मिनिमम वेज भी दिया जाए, तो कुछ रोजगार के और अवसर भी उपलब्ध होंगे, और बच्चों की केयर के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जैसे न्यूट्रिशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सब चीज़ें। सोशल सिक्योरिटी में अभी तक दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दूसरा चाइल्ड केयर। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद पेंशन है। वैसे तो देखो, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, जिसमें एक फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन पे 5 लाख तक का कवर किया जाता है एक साल में, ये स्कीम अच्छी है। बट अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो कवरेज अभी भी इस स्कीम का काफ़ी कम है। एक तो सरकार को जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इस स्कीम को एक्सेस करने में लोगों को जिन भी ज़रूरतों को सामना करना, जिन भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और दूसरा देखो, इंश्योरेंस कवर सिर्फ हेल्थ से संबंधित नहीं होना चाहिए, और भी काफ़ी तरह का इंश्योरेंस वर्कर्स को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, जैसे लाइफ, एक्सीडेंट, एसेट, क्रॉप, कैटल, स्मॉल एनिमल इंश्योरेंस। अगर ये देखा गया है, अगर कई तरह के इंश्योरेंस को एक ही बंडल में प्रोवाइड किया जाता है, और लोगों का ट्रस्ट अगर होता है कि हम ये इंश्योरेंस कवर लेंगे, तो इवन गरीब से गरीब लोग भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस अलग से, कैटल का इंश्योरेंस अलग से, खेत का इंश्योरेंस अलग से, घर का इंश्योरेंस अलग से। अरे भैया, आप एक ही इंश्योरेंस दे दो ना। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को आप एक ही प्रोडक्ट में शामिल कर दो, और थोड़ा बहुत आप जो प्रीमियम लेना चाहते हो, 200 रुपये एक महीना या फिर 300 रुपये एक महीना, हम 1 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे, ऐसी कोई स्कीम आप लेके आओ। इससे बहुत सारा फायदा होगा, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन की। पेंशन के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है, जैसे अटल पेंशन योजना है। बट इन स्कीम्स का भी कवरेज अभी कम है। जैसे हाल ही में 5 साल पूरे हुए थे अटल पेंशन योजना को, और अभी तक सिर्फ 5% जो लोग लाभ उठा सकते हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 18 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के लिए। सिर्फ 5% एलिजिबल लोगों ने अप्लाई किया है। तो एक कमेटी सरकार के द्वारा गठित करनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि ये जो पेंशन स्कीम्स हैं, इनका कवरेज अभी कम क्यों है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के लोग इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और मुश्किल समय का सामना करें। तो इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी नेट का आखिरी कंपोनेंट डिस्कस किया। अब अगर सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्क प्लेसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे हमारे देश में स्टार्ट हुई हैं। एक तरफ जहां कोविड-19 महामारी का पीक नहीं आया है, दूसरी तरफ विभिन्न सरकारों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं केस एकदम से और ज़्यादा ना बढ़ जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात सिर्फ हमारे देश की नहीं है, विभिन्न देशों ने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना स्टार्ट किया। तो विभिन्न देशों की सरकारों ने इस प्रकार के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है कि वर्क प्लेसेस पर पहले जितने लोग काम करते थे उसके सिर्फ 50% काम करेंगे,
या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक दिन ये वर्कर्स आएंगे, दूसरे दिन ये, या फिर एक ही दिन में विभिन्न शिफ्टों में काम होना चाहिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इंडिया में भी इन सब प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में वर्क प्लेसेस पर कैसे काम होगा इसके लिए गाइडलाइंस रिलीज़ की। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो बिहेवियरल चेंज पे किया है। जैसे वर्क प्लेसेस पर 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, फेस मास्क या फिर फेस कवर को लगाना मैंडेटरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग साबुन से या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, जैसे देखो ऑफिस में बहुत सारे ऐसे सरफेसेस होते हैं जिन पे काफ़ी सारे लोगों का हाथ पड़ता है, तो ऐसे कॉन्टैक्ट सरफेसेस को टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए और हेल्थ की सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी एटिकेट्स भी, जैसे छींक वगैरह आती है तो रुमाल का इस्तेमाल किया जाए। इन सब आदतों के बारे में अब देखो ज़्यादातर लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब आदतों को अब फैसिलिटेट किया जाए। जैसे देखो ऑफिस में स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि अपने आप 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और जैसे हाथ धोने के लिए साबुन वहाँ पे अवेलेबल हो या फिर सैनिटाइज़र अवेलेबल हो, फेस मास्क मुहैया करवाए जाएं। तो अब ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि इन आदतों को फैसिलिटेट करवाया जाए। देखो एक दिक्कत हमारे देश में ये है कि बहुत सारे ऑफिसेज में, खास करके जो क्लोज डोर ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोटी सी जगह पर काम करते हैं, तो फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वायरस का एक भी केस निकल के आ गया, तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उस एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ आए हैं, उनको क्वारंटीन में रहना होगा और ऑफिस को 2 दिनों तक बंद करके रखना होगा। तो एम्प्लॉयर को ये बात समझनी होगी, अगर वो आवश्यक गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो बल्कि इसकी एक बड़ी कॉस्ट चुकानी होगी। तो कोशिश यही की जाए कि कोई भी वायरस का एक भी केस सामने ना आने पाए। सरकार ने वैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को भी कंपलसरी बना दिया है वर्क प्लेसेस पर। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है इस पर अभी डाउट है। मतलब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इस एप्लीकेशन के ज़्यादा फायदे सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा, प्रॉपर लीगल वे में भी इस एप्लीकेशन को नहीं डेवलप किया गया है, तो इस पर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। तो सरकार जो कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून बनाया जाए इस एप्लीकेशन के लिए। दूसरा, इस एप्लीकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। जैसे चाइना की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, तो हम भी इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद बोला जाता है, देखो अभी भी वर्क एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्टार्ट नहीं होंगी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे जब स्टार्ट होगा, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी। शुरुआत में तो लोग डरेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ी पकड़ेंगी तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगेगा। और आपको पता ही है दिल्ली मेट्रो में, मुंबई की लोकल ट्रेन्स में या फिर बसों में कितनी भीड़ होती है, तो वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में आर्टिकल में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो कुछ समय तक हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तो बिहेवियरल चेंज पे हम सबको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा जब तक कि इस वायरस के लिए ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी को ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं करके रखा जा सकता। और लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब वायरस के केसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है फिर से लोकल प्रशासन को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्क प्लेसेस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनाइजेशन से संबंधित, और दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित, और तीसरे नंबर पर वर्क प्लेसेस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।